दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A सत्यम में। दोस्तों अगर सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, किसी भी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए आपके लिए हिंदी पेडागोजी दोस्तों लेकर आया हूं, जिसकी पूरी थ्योरी आपकी मैं कवर कराने वाला हूं। 2-3 वीडियो में आपकी सारी थ्योरी कवर हो जाएगी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है आप लोगों के लिए वही दोस्तों मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों पहला क्या टॉपिक आपका रहने वाला है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। तो ये आपका पहला टॉपिक है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। तो स्टार्ट करते हैं। भाषा, तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है, मतलब भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। सामान्यतः भाषा वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा से हम किसी भी बात, अपने मन की बात ये कह सकते हैं किसी दूसरे के द्वारा। तो भाषा यही एक चीज़ है। मतलब अब आगे देखते हैं। भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। मतलब भाषा का आरंभ जैसे ही बच्चा बच्चा जन्म लेता है वैसे ही उसका भाषा के साथ ही जन्म हो जाता है। विभिन्न कौशल जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त कर लेता है। भाषा ग्रहण करने एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो भाषा का निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थ, भाषा संस्कृत की भाषा भाष धातु से उत्पन्न हुई है। तो भाषा संस्कृत भाष धातु से उत्पन्न हुई है, इसका अर्थ बोलना होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे भाषा की प्रकृति। तो चलिए भाषा की प्रकृति देखते हैं। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसे प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है। अगर मतलब भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसको बोलने से आप ग्रहण कर सकते हैं और आदान प्रदान के द्वारा ही इसका विस्तार होता है। अर्थात यह पैतृक नहीं है। मतलब पैतृक क्या मतलब कि इसके जेनेटिक नहीं है। मतलब कि आप माता पिता को भाषा आती है तो आप जन्म लिया तो आपको भी भाषा आएगी, ये ऐसे नहीं आती है। मतलब आप आदान प्रदान या बोलने या ग्रहण करने से ही आपको ये मिलेगी। भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। तो भाषा अनुकरण से सीखी जा सकती है। मतलब भाषा कोई बोल रहा है तो आप उसके अनुकरण करने से सीख सकते हैं। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है, अर्थात यह परिवर्तनशील होती है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है। क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा थ्योरी को। प्रत्येक भाषा की अपनी अव्यवस्था होती है जिससे उसके स्वरूप का पता चलता है। जैसे ध्वनि रूप, वाक्य तत्व अथवा तत्व, वर्णमाला तत्व, शब्द रूप, वाक्य संरचना, सार्थक शब्द। मतलब आप भाषा बोल के भी बता सकते हैं, लिख कर भी बता सकते हैं, अर्थ भी समझा सकते हैं, या वर्णमाला तत्व कई प्रकार से होते हैं। भाषा कठिनता से सफलता की ओर अग्रसर है। मतलब भाषा कठिनता से पहले कठिन होगी, उसके बाद धीरे धीरे वो सफलता की ओर अग्रसर होती जाएगी। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे प्रत्येक भाषा है, जैसे अपनी हिंदी है तो हिंदी की देवनागरी है, अंग्रेजी की क्या रोमन है, अंग्रेजी की आपकी रोमन है, उर्दू की फारसी है। तो ये लिपि होती हैं। आपसे पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा की लिपि है तो ये देवनागरी की लिपि है। अंग्रेजी की आपसे पूछा जा सकता है तो ये आपकी रोमन भाषा की भाषा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, साथ ही भाषा में बाध्यता होती है। तो भाषा में बाध्यता होती है, सीमा बाध्यता होती है। आगे चलते हैं। आगे क्या? भाषा अर्जन प्रक्रिया। अब देखते हैं भाषा अर्जन प्रक्रिया। अब अर्जन का अर्थ है, तो अर्जन का क्या अर्थ है? अर्जन करना, किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है तथा भाषा एक अर्जित संपत्ति है। मतलब भाषा किसी भी भाषा व्यक्ति को अपने प्रयासों के द्वारा उसको स्वयं सीख सकता है। तो ये भाषा एक अर्जित संपत्ति है। वो सीख लेता है तो उसके अंदर भाषा मतलब आ जाती है तो वो अर्जित कर लेता है। तो एक अर्जित संपत्ति हो गई भाषा। बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है एवं लिखते हुए देखता है, उससे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न करता है। मतलब आपके परिवार में, घर में बच्चा है तो वो आपकी ही भाषा बोले, जब जो भाषा आप बोल रहे हैं तो उसी को सीखता है, और आप जैसा लिखते हैं वही देखते हैं, वो सीखता है, उसी का अनुकरण करके उसकी नकल उतारता है और उसे सीखता है। अर्थात भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। मतलब भाषा का अर्जन जो है अनुकरण द्वारा भी होता है, नकल के द्वारा भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भाषा योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। मतलब अर्जन की प्रक्रिया है बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है जो उसकी मातृभाषा होती है। तो जो मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है दोस्तों,
यही सबसे पहले सीखता है। कौन? बालक। चॉम्स्की के अनुसार, जो चॉम्स्की हैं, तो इन्होंने क्या बोला है, बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं। उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्त होती है, मतलब जन्मजात होती है, मतलब भाषा अर्जन की शक्ति उनके अंदर जन्मजात होती है। ये चॉम्स्की का कहना है। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा सीखने वाली समानता इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि भाषा सीख रहे हैं, मतलब उनको पता ही नहीं होता है कि वो एक भाषा सीख रहे हैं। भाषा अर्जन का मतलब है भाषा को अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना। तो भाषा अर्जन का मतलब है भाषा को अप्रत्यक्ष रूप से, अनौपचारिक या स्वाभाविक रूप से सीखना है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा अधिगम प्रक्रिया। तो भाषा लर्निंग, भाषा अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ है सीखना, मतलब अधिगम का अर्थ है सीखना। तो अब ये आपसे याद रखिएगा, अधिगम का अर्थ है आपका सीखना। अब ये गिट्स क्या कहते हैं, जो गिट्स बोलते हैं, गिट्स के अनुसार अनवर द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। मतलब अनवर द्वारा जो है व्यवहार में कोई रूपांतर, मतलब परिवर्तन लाता है, तो वही एक अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार, अब जो क्रो एंड क्रो, ये आपसे सीधे डायरेक्ट परिभाषा पूछ लेता है, ये किसके अनुसार कही गई है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या? सीखना आदतों, ज्ञान एवं वृत्तियों का अर्जन है। तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा है कि सीखना आदतों का ज्ञान एवं वृत्तियों का अर्जन है। अब पावलाव के अनुसार, जो इन्होंने कुत्ते पर दोस्तों ये किया था एक्सपेरिमेंट, तो अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। तो क्या इनका कहना है कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। तो अधिगम मतलब सीखना है जो जीवन भर चलती रहती है। ये सही है, तो मतलब कुछ भी सीखते ही रहते हैं, जीवन भर ही सीखना है। तो अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है वुडवर्थ के अनुसार। तो वुडवर्थ का क्या कहना है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो मतलब सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। विशेषताएं, तो विशेषताएं देखते हैं। तो अधिगम की विशेषताएं क्या है? सीखने की प्रक्रिया जीवन चलती है। तो सीखना परिवर्तन है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीख कर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं और आदि में परिवर्तन करता है। सीखना अनुकूलन है। सीखना अनुकूलन है और सीख कर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। तो कुछ सीख कर ही अपना मतलब अनुकूलन कर सकता है, या किसी चीज़ को सीख कर ही उसमें महारत हासिल कर सकता है। सीखना सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल है। सभी जीव जंतु सीखते हैं। तो सभी जीव जंतु या सभी लोग, मतलब सीखना एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सीखना ही है, सीखने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन है। सीखना व्यक्तिगत सामाजिक दोनों है, मतलब सीखना व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। भाषा अधिगम में भाषा औपचारिक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सीखना है। नेक्स्ट, ये क्या नोट है? नोट आप देखिए क्या, भाषा अधिगम में उन छात्रों को कठिनाइयाँ नहीं आती है जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो। यदि उनका स्वभाव संकोची और आत्मविश्वास कम हो तब उन्हें भाषा सीखने में कठिनाई होती है। अगर स्वभाव उनका संकोची और आत्मविश्वास में कमी है तो वो भाषा सीखने में प्रॉब्लम आती है। अब देखते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो ये आपको याद काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ सिद्धांत है। चलिए पहला सिद्धांत क्या? अभिप्रेरणा एवं रुचि, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। तो ये आपका सिद्धांत नंबर 1 है। इसमें क्या है चलिए देखते हैं। सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चे की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। मतलब बच्चे की रुचि किसमें है उसी के अनुसार आपको उसको कराना है। सब पाठ्य सामग्री जो है उसी के अनुसार उसको जिसमें रुचि आ रही है तो सबसे उसी में उसको अनुरूपित, मतलब उसी के प्रकार उसको किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, मतलब सेकंड है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालकों को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। मतलब कोई भी आप कार्य करा रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकल करके दिखाइए, तो उस करने के बाद वो अच्छे सीखने में अनुभव ज़्यादा अच्छा आता है। क्या यह प्रमुख शिक्षा शास्त्री ने जैसे फ्रोबेल, डीवी, मॉन्टेसरी इस सिद्धांत पर बल दिया है? भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक है। इससे छात्रों को अध्ययन में रुचि रहती है, जैसे कि प्रश्न पूछना और मौखिक व लिखित कार्य कराना। तो आप क्लास में अगर किसी से प्रश्न पूछते हैं या लिखित कार्य कराते हैं तो ये भाषा सतत क्रियाशील है, मतलब इससे बच्चे अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट का है आपका अभ्यास का सिद्धांत, मतलब अभ्यास का सिद्धांत क्या कहता है? इसके अनुसार व्यक्ति
जिस कार्य को बार बार करता है उससे शीघ्र सीख जाता है। मतलब आप इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो यही है अभ्यास का सिद्धांत। एवं जिस क्रिया को बहुत समय तक नहीं करते उसे भूलने लगते हैं। मतलब आप इसको एक बार देख लेंगे, उसके बाद इसको 4-5 दिन बाद आप अगर दोबारा से देखेंगे तो आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उसको भूल जाएंगे। अतः भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए नए शब्दों को बोलना, अभ्यास करना, मतलब नए शब्दों को बोलना या उसका अभ्यास करना ही भाषा का कहलाता है, अभ्यास का अध्ययन। समन्वय का सिद्धांत। अब समन्वय, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसका क्या, मनोवैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिसमें उनके वास्तविक जीवन से संबंधित तथा शिक्षक पाठकों पढ़ाते समय और छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं, प्रयास करना चाहिए। जैसे छात्र उसे शीघ्र ग्रहण कर ले। मतलब आप कोई भी चीज़ किसी को सिखा रहे हैं, जैसे दोस्तों आप बच्चों को अगर गणित सिखा रहे हैं तो उसमें अगर आप बच्चों को बताते हैं 2 और 2 कितने होते हैं, तो 4। तो अब अगर आप इसको उनके जीवन से जोड़ देंगे, मतलब आपने पूछा बच्चे से कि आपके पास अगर 2 टॉफ़ी हैं, अगर आपके पास 2 टॉफ़ी हैं, अगर मैं आपको 2 टॉफ़ी और दे देता हूँ तो आपके पास कितनी टॉफ़ी हो जाएंगी, तो बच्चा बताएगा मेरे पास 4 टॉफ़ी हो जाएंगी गिन कर। तो इस प्रकार से अगर आप बताएंगे तो समन्वय का सिद्धांत यही कहता है कि इससे बच्चे अति शीघ्र, मतलब इसको समझने में अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे, किसी चीज़ को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है, ये क्या है, प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। तो बिल्कुल सही है, मतलब प्रत्येक बालक, किसी को गणित पसंद है तो किसी को साइंस पसंद है, किसी को जलेबी खाना पसंद है तो किसी को समोसा खाना पसंद है। तो कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण करना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनका निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। जो छात्रों की व्यक्तिगत परेशानियां हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए उसका निवारण आप लोग को करना, ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है। कोई नेक्स्ट है 6 नंबर, क्रम सिद्धांत। जो क्रम का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटेड मैनर। तो थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटेड मैनर क्या कहता है, ये भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के सभी कौशलों को निपुण करना चाहिए। तो जैसे कि वाचन कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, इन सभी कौशलों का समुचित ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। मतलब अगर वाचन बोलने में, सुनने में या पढ़ने में या लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये मतलब उसका ध्यान देना एक टीचर का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उसको टीचर को समझना ही चाहिए। सभी कौशलों को सिखाने का सही क्रम सही होना चाहिए, अर्थात इसे क्रम से लिखना सीखना चाहिए, लिखना और सिखाना चाहिए। इस क्रम का प्रकार है श्रवण, मतलब पहले श्रवण वाचन, फिर पठन, फिर लेखन। पहले सुनना है, फिर मतलब फिर पढ़ना है, फिर लिखना है। मतलब पहले सुनना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है। तो ये आपका वाचन है। नेक्स्ट क्या, क्रम वाचन है, पहले सुनना है, फिर लिखना है, पहले सुनना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है। अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। क्या दोस्तों, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। बच्चे अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते हैं। बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर एवं गति आदि का अनुकरण करके वैसे सीखने का प्रयत्न करते हैं। अतः शिक्षकों को स्वयं अपनी उच्चारण, बोलने की गति, लेखन शुद्ध तथा स्वच्छ रखना चाहिए। मतलब जैसा टीचर बोलते हैं या जैसा लिखते हैं तो बच्चे वही टीचर का ही अनुकरण करके सीखते हैं। अगर टीचर 2 को ऐसे लिखता है तो बच्चा भी 2 को ऐसे ही लिखेगा। ये बच्चा 2 को दुई बोलता है तो टीचर 2 को दुई बोलता है तो बच्चा भी 2 को दुई ही बोलेगा। तो ये इस अनुकरण का सिद्धांत कहता है कि टीचर को साफ और शुद्ध लिखना है। मतलब 2 को अगर 2 ऐसे लिखना है तो 2 ऐसे ही लिखना है। अगर 2 को 2 ही बोलना है तो आप टीचर को 2 ही बोलना होगा, तभी बच्चा वही लिखेगा, क्योंकि बच्चा अनुकरण करके ही सीखता है। नेक्स्ट सिद्धांत क्या कहता है, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ टीचिंग फार्मूला। थ्योरी ऑफ टीचिंग फार्मूला। तो भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र शिक्षक को भाषा शिक्षण के दौरान इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य कराना चाहिए, जिससे छात्रों को सीखने में आसानी हो एवं शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है। तो शिक्षणों का इसमें मतलब ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला सिद्धांत देखते हैं। चलिए इसके दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सूत्र, जो शिक्षण प्रक्रिया के सूत्र हैं तो इनको भी देखते हैं। जो सूत्र है आपका सरल, तो सरल का मतलब कठिन, अगर ज्ञात, अज्ञात, मूर्त,
अमूर्त, ये आपके कुछ सूत्र हैं, इनको देख लीजिए। विशिष्ट सामान्य मतलब विशिष्ट और सामान्य, स्थूल सूक्ष्म, ये आपसे पूछ सकता है। आगमन का आपका निगमन, तो ये आपके कुछ रहने वाले थे सूत्र। विश्लेषण का संश्लेषण, तो इसको आप एक बार और देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या नया आपका सिद्धांत क्या है? बाल केंद्रित सिद्धांत, चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी। क्या चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी? तो इसको देखते हैं। भाषा शिक्षण के समय एक शिक्षक को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है। बालक की क्षमता, रूस एवं स्तर आदि का ध्यान रखकर शिक्षण का कार्य करना चाहिए। मतलब बालक किस प्रकार से कैसा कर रहा है, उसकी क्षमता क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको मतलब पढ़ाना चाहिए। बालक की क्षमता है कि अगर आज एक ही पेज लर्न कर पाएगा तो उसको एक ही पेज लर्न करने को दिया जाए, नहीं तो उसको अगर 3 पेज लर्न करने को देंगे तो वो एक पेज भी लर्न नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाल केंद्रित सिद्धांत का आपको ये दिया गया, मतलब सिद्धांत कहता है। दोस्तों ये चलिए आपके 1-2 टॉपिक समाप्त होते हैं। इसके बाद दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपके टॉपिक और समाप्त कर दिए जाएंगे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में हिंदी से, जो आपकी पेडागॉजी बनने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर विजिट करें। आपके सीटेट के CDP पेडागॉजी आपकी कराई जा रही है, तो उसके आप जाके उसके टेस्ट दे सकते हैं और देखिए आप कितने नंबर बना पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।